हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हार्डे-वेनगर प्रिंसिपल, जो चैप्टर 6 इवोल्यूशन का है। हार्डे-वेनगर प्रिंसिपल में देखो बेटा, वो ये कहता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन की वो हमेशा सेम रहेगी। और सेम रहेगी क्या? कांस्टेंट रहेगी। हम इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स और एलील्स वो क्या है? सेम और कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हार्डी-वेनबर्ग ने अपनी वो दे दी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ जीन पूल भी बोल देते हैं इसको, तो वो जो है किसी का भी सेम रहेगा। इसको हमने इस डिफाइन को या तो हार्डी-वेनबर्ग बोल दो और इसको बोल देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और क्या बोल, सॉरी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये आ जाए एग्जाम में कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होता है, सीधा सीधा हार्डी-वेनबर्ग। ये तो इसका प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है, क्या बता दिया उसने कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। नंबर ऑफ जीन या जीन पोल या नंबर ऑफ एलील्स वो भी सेम रहेंगे। या तो इस लैंग्वेज में बोल दो या फिर इसमें। इसने इससे इक्वेशन ड्राइव करी। इसने कहा P और Q दो क्या है? फ्रीक्वेंसीज। ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी। किसके लिए फ्रीक्वेंसी है? ये हो गई ए के लिए और ये हो गई स्मॉल ए के लिए। तो इसने कहा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। ये इक्वेशन इसने ड्राइव कर दी। कहां से? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। और इस डिफाइन से ये इसे ले आया। तो यहां ये जो 2PQ आया, 2PQ, ये क्या होगा? ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। भाई जब ये इस तरह से है तो ये ऐसे होगा। इसमें क्वेश्चन दे दिया, ये कह दिया आपसे कि P जो है 0.4 है %, तो Q का वैल्यू निकालो। क्या होगा ये डिटरमाइन करना। बहुत आसान है, बच्चे बिना मतलब कंफ्यूज होते हैं। क्या इसको थोड़ा सा देखो, P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? 1। तो P प्लस Q भी क्या हुआ? 1 हुआ। तो यहां ये हमें Q दे पूछा है, P दे रखा है, तो सिंपल है, इसको 1 माइनस P इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं हम। इससे आ जाएगा ये। तो इसको 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू Q, तो Q कितना है? 0.6%। ऐसे अगर ये दे रखा हो तो ये निकाल लो। हाँ, हेट्रोजाइगस में दे रखा हो तो ये देगा वो, और निकालेंगे क्या हम? ये 2P दे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखा रही हूं आपको एज ए सैंपल। एक क्वेश्चन है कि किसी सर्टेन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो इसने कहा, यहां इसने इसे ये चेंज कर दिए। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है इन सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप इज एज फॉलोज। जीनोटाइप यदि कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल, तो उसमें ए कैपिटल ए था, वही चीज है, बस अल्फाबेट बदले। इसने यहां कहा 22% ये है होमोजाइगस में, हेट्रोजाइगस में 62% है, 62%, और होमोजाइगस रिसेसिव में 16% है, 16%। तो ये पूछ रहा है कि इसमें बी की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल बी की कैसे अलग अलग कैसे निकालो। मतलब ये तो कंबाइन, ये तो अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये वाला है, इसको कैसे करोगे? इसको अलग से बहुत आसान है। तो यहां हमने आंसर में जो निकालना है वो क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो फ्रीक्वेंसी
ऑफ बी कितनी होगी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है, इन ऑल बी, इसमें से। तो ये देखो यहाँ तो 22% हुई है, इसका हाफ, क्योंकि एक बी है इसमें, 62 का हाफ कितना हुआ 31, टोटल कितना आ गया 53%, ये आ गया बी। अब ऐसे ही निकाल लो किसका, इसका निकल जाएगा ए का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इन ऑल स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल बी का स्मॉल बी कैसा है, अब इसका 16% इसमें से लो, और ये तो आना ही है हाफ, क्योंकि इसमें स्मॉल बी तो है, इस बीच वाले जो हेटेरोजाइगस है उसका हाफ कर लेना, और ये आ गया 47%। आपका ठीक है या नहीं है ये देखने के लिए परसेंट है तो यहाँ 100 आ रहा है, हाँ जी ठीक है आपका आंसर। तो ये आपने, ये जो न्यूमेरिकल है इसके बेस पे आते हैं, और ये न्यूमेरिकल मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे मैं न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशंस आप देख लेना, उसका लिंक शेयर कर दूंगी मैं इसमें। अब देखिए कि ये जो हार्डी-वेनबर्ग है ये फैक्टर अफेक्ट कहाँ करता है, अफेक्ट कहाँ करेगा, तो फैक्टर अफेक्टिंग मतलब जिससे हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो सकता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहां हम लिखेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स। सबसे पहला है इसमें जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन एक ही चीज है, और भी लिख सकते हो। इसमें क्या है, यहां से नंबर ऑफ पॉपुलेशन का दूसरी जगह प्लेस होता है, फ्लो हो गया। अब एक पॉपुलेशन पहले यहां उसका प्रिंसिपल काउंट हो रहा था, उसकी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी यहां हो रही थी, वो फ्लो कर गई, माइग्रेट कर गई, दूसरी जगह चली गई, तो वहां ऐड हो गई, यहां से डिलीट हुई, तो फैक्टर अफेक्ट हुआ, मतलब हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन में चेंज आएगा, तो ये चेंज हो सकता है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है बाई चांस चेंज, बाई चांस चेंज आना, किसी भी फ्रीक्वेंसी में, किसी की पॉपुलेशन में, किसी में बाई चांस अगर चेंज आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और बाई चांस चेंज आ गया तो नई स्पीशीज बन गई, नई स्पीशीज बन गई तो अलग से काउंट होगी, और ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। तीसरा है जो वो है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, आप सबको पता है, म्यूटेशन में भी चेंज आता है डीएनए में। जब डीएनए में चेंज आ गया तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज हुई, किसकी वजह से, चेंज इन डीएनए, और ये ड्यू टू चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज आ गया इसलिए ये म्यूटेशन हुआ। फोर्थ क्या है, फोर्थ है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के टाइम कब होता है रिकॉम्बिनेशन, देखो जब हम मियोसिस पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे, ये रिकॉम्बिनेशन है, ये ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या है, इसका सेगमेंट इसमें चला जाता है, ये आ गया, और ये है जो इसमें इसका सेगमेंट आ जाता है। इसमें इसका सेगमेंट है। तो ये कब होता है, फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तब होती है रिकॉम्बिनेशन, या फिर इसको क्या हम कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। उसकी वजह से जहां चेंज आ गया, किसी डीएनए में चेंज आ गया, किसी की जेनेटिक पूल में चेंज आ गया, जीन पूल में चेंज आ गया, नंबर ऑफ जीन में चेंज आ गया, तो भी ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। और लास्ट फिफ्थ है, क्या फैक्टर अफेक्ट करे, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन। मतलब सारे के सारे फैक्टर ये है कि किसी भी तरीके से अगर स्पीशीज में न्यू फॉर्मेशन हो रही है या चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से ये फैक्टर अफेक्ट हो। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन लास्ट वीडियोस में ही पढ़ा है हमने।
नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर अपने अपने आप को चेंज कर लिया तो सरवाइव कर जाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो वही नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से हार्डी वेनबर्ग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये कह रहा है कि वेरिएशन है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है, तो वो जो सर्वाइवल फिटनेस ऑफ सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे, और वो ग्रेटर पॉपुलेशन को दिखाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसमें ना हम 3 ग्राफ पढ़ते हैं इसको एक्सप्लेन करने में, यही चीज कि जो वेरिएशन आई है, जो फिटनेस है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी एनवायरनमेंट में रहने का, उसकी वजह से ग्रेटर पॉपुलेशन उसकी होगी जो ज्यादा अडेप्टिव होगा। अब ये कहता है, ये एक ग्राफ है, ये इसने ग्राफ प्लॉट किया और इसने मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल ये दिया वो है, और ये इसने ग्राफ जो प्लॉट किया है ये फिनोटाइप होगी, ये फिनोटाइप के बेस के अगेंस्ट ट्रेड्स का, फिनोटाइप के अगेंस्ट ट्रेड्स का ग्राफ प्लॉट किया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप। इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, इसके अगेंस्ट ये ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ में बहुत देखो भाई, इसने 3 दे दिए स्टेबलाइजिंग, पहला ये ग्राफ दिया, इसने कहा इसको स्टेबलाइजिंग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर्ड करेंगे, और जो ये पीक है, नैरो पीक, वो बनेगी हाई एंड नैरो पीक, ऊंची भी जाएगी और नैरो भी होगी। ये बेटा कई बार तो ऐसे दे देते हैं, कई बार ना ऐसे पतली सी लाइन इसमें डार्क कर देंगे, अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना। और होगा ये इसमें फिनोटाइप में केस पे पीक विद हायर एंड नैरो, हाई होगी पीक और नैरो होगी, इस कैरेक्टर को पकड़ लो। और क्या है मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब बेसिक्स जो है उसके फिनोटाइप जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता, वो वाले। दूसरे में इसने कहा ये है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल क्या कहता है, इसी से उठा लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स acquired other than mean character value, other than mean character value। तो पीक क्या आ जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो गई। तो वो ये कह रहा है कि डायरेक्शनल है, डायरेक्शन हो गया, शिफ्ट होगी पीक एक साइड पे, या तो ऐसे बनाएगा ग्राफ, या तो और कंफ्यूज कर देगा और आपके ग्राफ को वो एक साइड पे शिफ्ट कर देगा, वो ऐसे देगा, ऐसे। तो ये शिफ्ट हो रहा है ना एक डायरेक्शन में, तो इसको डायरेक्शनल, या फिर ये डार्क करके दे देगा। तीसरा देगा डिस्ट्रप्टिव, और इसमें इस तरह से डिस्ट्रप्टिव ग्राफ जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ करेक्ट इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड करेक्टर वैल्यू फिर बोथ पेरिफेरल, दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर के साइड में आएंगे, 2 पीक बनेंगी। अब वो इसको ऐसे भी दे सकता है, आपको ऐसे भी दे सकता है, इसको आपको कैसे बना दिया, और एक में ही ये इतना बड़ा ग्राफ बना है, इसमें एक ये और एक ये, तो ये 2 होगी ना पीक, इसको ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, या और स्टाइल मार देगा, ऐसे कर देगा। तो आपने वहां से ये पकड़ना है कि किस तरह का ये ग्राफ शो कर रहा है। ग्राफ वो उसकी मर्जी से, मतलब जो चौड़ी हो और
या डायरेक्शन एक साइड में शिफ्टेड हो वो डायरेक्शनल, जो स्टेबलाइजिंग वो नैरो होगी, लंबी होगी, चाहे उसके अंदर डार्क लाइन दिखाई हो, चाहे इस पीक को ही छोड़ दिया हो नैरो करके। और ये क्या कहेगा, डिस्क्रिप्टिव एक्वायर्ड बोथ कैरेक्टर वैल्यूज, एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज, दोनों पेरिफेरिक साइड है, दोनों तरह के कैरेक्टर्स को रखता है। ये सारा के सारा हार्डी वेनबर्ग का। हार्डी वेनबर्ग में आपने एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट देखनी है, डिफाइन जो होगी उसकी, दूसरा उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में आपने इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर वाला इक्वेशन लिख देना, इसको इक्वल टू 1 कर देना, उसी से न्यूमेरिकल आएंगे वो सॉल्व कर दें। और तीसरा उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लगता है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा विद फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, चाहे वो पूछे या ना पूछे, खाली हार्डी वेनबर्ग के और खाली उसके स्टेटमेंट के नंबर नहीं देगा 5 कोई भी। 5 मार्क्स में अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है ये, तो आपको फैक्टर्स पूछ रखे तो बताओगे, नहीं भी पूछ रखे तब भी बताने पड़ेंगे। और ये तीनों ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन में अलग से भी आते हैं और उस क्वेश्चन में आ गए तो बताने ही है। ठीक है, तो ये सारा था हार्डी वेनबर्ग का। हार्डी वेनबर्ग के जो न्यूमेरिकल्स है वो इंस्टाग्राम के आपको चैनल में मिल जाएंगे।